वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी सारे थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं और कल तक हमारी सारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट भी हो जाएगी। उसके अलावा जो छोटे मोटे टॉपिक रह जाएंगे वो हम क्या करने वाले हैं, एक ही मैराथन में कवर अप कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम बने हैं, लेकिन मैं उनको भी कवर अप करा दूंगी, तो कोई भी उस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होगा। बाकी कल तक आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम प्रैक्टिस सीरीज करेंगे। और जो इंग्लिश में साइंस की पैडागोजी के लिए बोल रहे हैं वो मैं कराऊंगी, क्योंकि हिंदी की पैडागोजी थ्योरी हमने पहले से कर रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर वो आप देख भी सकते हैं। इंग्लिश वाली जो है वो 2-3 मैराथन में करा दी जाएगी और प्रीवियस ईयर तो आपके सारे से पहले से ही जो है वो करा रखे हैं। सिर्फ आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे प्रीवियस ईयर डिटेल में अच्छे से देखने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनने के घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सारे पॉइंट्स आपके माइंड में जो है पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन एनिमल और साथ में रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। आज उनके भी क्वेश्चन देखेंगे। और साथ में जो आज हमने मॉर्निंग में क्लास देखी थी, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म, वहाँ से भी क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो सीटेट जनवरी 2020 हुआ था वहाँ पर एक क्वेश्चन बना था रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस में, क्योंकि वहीं पर हमने ग्लैंड के बारे में पढ़ा है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन। निम्नलिखित में मानवों में कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है। तो यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड करते तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। देखिए, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये एक ही हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनल, और वहाँ ये आपका स्ट्रेस कंट्रोल वगैरह करती है, तो ये ऑप्शन तो बाहर हो जाता। थायराइड भी मुख्यतः T3 और T4 हार्मोन सीक्रेट करती है, तो यहाँ से ये भी बाहर हो जाएगा। अब कंफ्यूजन होगा पिट्यूटरी और पैनक्रियाज में। देखिए, जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है वो मास्टर ग्लैंड होता है, तो ये मोर देन 6 टाइप ऑफ हार्मोन जो है सीक्रेट करता है, तो सीधा सा आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों को पैनक्रियाज में भी हो सकता है, क्योंकि वो भी मोर देन 3 हार्मोन सीक्रेट करता है, लेकिन फिर भी बेस्ट सूटेड जो आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पैनक्रियास का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो आपका इंसुलिन है, गैस्ट्रिन है और ग्लूकोजिन है। ये सारे जो हार्मोन है वो भी पैनक्रियास द्वारा जो है वो रिलीज करे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, सिंपल सा क्वेश्चन था, मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। डायबिटीज आर कंट्रोल बाय विच हार्मोन। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये और ये सभी को पता होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना, हार्मोन एड्रेनल जो आपके एड्रेनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, किडनी के ऊपर होता है ये ग्लैंड आपका, तो वो क्या करता है, ये करता है क्या, हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। शरीर को तनाव के स्तर को समायोजित करने में हमारी ये मदद करता है, जब कोई बहुत ज़्यादा क्रोधित या चिंतित होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, तो उस समय हमारे एंगर को कंट्रोल करता है कौन सा हार्मोन, ये हमारा एड्रेनल हार्मोन जो है वही इसको कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, सीधा सा आंसर है आपका लीवर, यकृत, ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एड्रेनल ग्लैंड से कौन सी एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वहाँ से एड्रेनल हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज अग्नाशय हमारे स्टमक के नीचे होता है, और ये आपका इंसुलिन हार्मोन जो डायबिटीज से रिलेटेड होता है उसके लिए होता है। और पिट्यूटरी तो आपकी मास्टर ग्लैंड होती है, मोर देन 6 टाइप ऑफ हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है रिलीज करती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन हर तरह की चीज़ को मेंटेन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, कौन सा मेल सही है ये हमको बताना था। देखिए, ई पियर कुछ नहीं होता, गर्ल्स के नेक को कुछ नहीं बोला जाता, ये हमने रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस वाले चैप्टर में पढ़ा है कि लड़कों के गले में जो उनका कंठ होता है वो बाहर की तरफ को हो जाता है, जिसे हम एडम एप्पल बोलते हैं, तो ये गर्ल्स नेक वाला तो कुछ होता नहीं है। अब ये सही कथन पूछ रहा है तो ये तो गलत है। इंसुलिन प्रोवाइड इंसुलेशन इन विंटर, ये तो बिल्कुल गलत है, ये पैनक्रियाज वाला है और यहाँ पर तो बिल्कुल अलग ही लिख दिया है। एड्रेनल जो है स्ट्रेस रिलीवर होता है, बिल्कुल ये हमने पढ़ा भी है, एड्रेनल ग्लैंड का जो कार्य होता है वो स्ट्रेस से ही रिलेटेड होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ही होता है, तो यही आपका सही मेल हो जाएगा। बाकी ये जो एस्ट्रोजन है ये मेल हार्मोन नहीं है, ये आपका फीमेल हार्मोन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर जो है वो आपका बिल्कुल सही मेल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है,
उन 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार अपने हार्मोन स्रावित करती हैं। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा ये। नेम द 2 एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। देखिए यहाँ पर भी पिट्यूटरी आ रहा है, तो इस तरह से भी हम समझ सकते थे क्योंकि पिट्यूटरी जो है वो मोर देन 2 हार्मोन जो है सीक्रेट करती है, सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे 2 कौन से ग्लैंड हैं वो अपने हार्मोन तभी सीक्रेट करते हैं जब उनको ऑर्डर मिलता है किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो होते हैं आपके एड्रेनल और थायराइड। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी में हमने ये पढ़ा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में है रिप्रोडक्शन इन एनिमल वाले चैप्टर से, डिटेल में हमने समझा है और इसका आंसर करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन ह्यूमन बीइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवा जो है वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जो युग्मनज होता है, याद रखेंगे ये भी आपका सिंगल सेल ही होता है। और उसके बाद लास्ट में एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। तो यही पूरा यहाँ पर सही सीक्वेंस है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है और युग्मनज से आपका भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन आउट। यहाँ पर हमको विषम को चुनना है, तो यहाँ सिंगल सेल और मल्टी सेल के बेसिस पर ही चुनना है। देखिए जो एग होता है वो आपका सिंगल सेल होता है, ओवम जो होता है जो फीमेल का होता है वो भी सिंगल सेल होता है, और जो गैमेट होता है याद रखेंगे वो भी सिंगल सेल है। गैमेट जाइगोट दोनों के सिंगल सेल ही होते हैं, सिंगल सेल में ही इनको हम कंसिडर करते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो होता है ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, भ्रूण जो होता है। तो यहाँ पर यही ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर जो है वो आपका बाहर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से यही पूछा गया, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी एक कोश की हैं सिवाय। देखिए जो हैन का एग होता है वो भी, जो याद रखेंगे जो अंडा होता है वो भी आपका सिंगल सेल ही होता है। एम्ब्रियो जो है यहाँ पर मल्टी सेलुलर है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर क्योंकि ये पूछ रहा है कि सारे सिंगल सेल हैं सिवाय किसके, सिवाय एम्ब्रियो के, भ्रूण के, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर होता है। जाइगोट के बारे में आप याद रखेंगे, युग्मनज ये भी आपका सिंगल सेल ही होता है। और पैरामीशियम और अमीबा के बारे में तो हमने पढ़ाई होता है कि ये सिंगल सेल होती हैं। तो यहाँ पर जो बाहर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेबलिंग करनी थी, बहुत ही सिंपल लेबलिंग थी जो एग्जाम में पूछी गई। देखिए ये यहाँ पर सभी को पता है ये क्या होती है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होती है। तो ए तो आपकी पीयूष ग्रंथि है। गले के नीचे कौन सी होती है आपकी, आपकी यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। तो बी जो होगी वो थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। और किडनी के ऊपर मैंने आपको बताया कौन सी ग्रंथि होती है, तो वो आपकी होती है एड्रिनल ग्लैंड। और लास्ट में डी जो है ये क्या है, ये इस तरह से जो ऐसे बना हुआ है ये आपका पैनक्रियाज है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। बाकी आप एलिमिनेशन भी कर सकते थे। देखिए ए जो है वो एड्रिनल ग्लैंड तो हो ही नहीं सकता, ये मस्तिष्क से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही बाहर हो जाने थे। अब देखो बी को इसने क्या बोल दिया, पैनक्रियाज, तो आपको गले का तो वैसे भी आप जो है खुद भी तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि ये थायराइड से संबंधित है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से एलिमिनेशन कर कर भी आप आंसर तक पहुँच जाते हैं। बाकी आपने थ्योरी तो पढ़ी ली है, तो आपको एलिमिनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट जो है अपने आंसर पर पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना, और ये क्वेश्चन लगभग 3 बार एग्जाम में बन चुका है प्रीवियस ईयर में, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उनमें उनका कायांतरण तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। क्या, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इज नॉट पॉसिबल इफ द वाटर इन विच दे आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट क्या, आयोडीन, क्योंकि जो थायराइड होता है वही उनकी ग्रोथ में मदद करता है। तो आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि जो थायराइड ग्लैंड है वो अच्छे से वहाँ पर हार्मोन जो है वो सीक्रेट कर सके। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन पर्याप्त मात्रा में पानी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, मछली में जो क्लोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है, द फंक्शन ऑफ गिल्स, ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है, द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सभी इसको कर सकते हैं, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यही तो करते हैं। जो मछली के गिल्स होते हैं क्या करते हैं, जल में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसका अवशोषण करते हैं, उसको लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए जो नॉट वाला शब्द है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में। कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखें तो देख लेती हैं लेकिन माइंड हमारा समझता ही नहीं है और हमको नोट दिखाई नहीं देता और हम इस चक्कर में क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जब आप इस कथन को देखेंगे कि सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त लेकर जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यही कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारी एक जो एक हमारी धमनी होती है, आर्टरी होती है, कौन सी आर्टरी होती है, पल्मनरी आर्टरी होती है, फुसफुस धमनी होती है। वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, उसको लेकर जाती है। तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, क्योंकि एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा है, पल्मनरी आर्टरी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर गलत है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, बिल्कुल हृदय से अन्य भागों में लेकर जाती हैं धमनियाँ रक्त को। धमनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ये बात भी हमने पढ़ी है। और जो धमनियाँ होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड से रक्त को लेकर आती हैं, तो इनकी जो भित्ति होती है वो आपकी इलास्टिक होती है, मतलब लचीली होती है। तो वो बात भी यहाँ पर सही है। तो पहला ए ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना है, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से है। स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रीथिंग। देखिए सिंपल सांस लेने के बारे में पूछ रहा है, इंटरनल ब्रीथिंग के बारे में वहाँ यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि ब्रीथिंग में सिंपल क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर जाती है। इट इज़ द प्रोसेस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी। बिल्कुल हम जो ब्रीथिंग है उसमें यही तो करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करती है। बात बिल्कुल सही है। तो एक कथन हमारा सही होना है। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही बाहर हो जाना है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इन दिस प्रोसेस वाटर इज प्रोड्यूस इन द सेल। देखिए ब्रीथिंग में ऐसा नहीं होता, ये हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है कि जब वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होता है जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होती है। तो ये सिंपल ब्रीथिंग के टर्म में पूछ रहा है, तो अभी बी भी यहाँ पर सही जो है वो नहीं हो जाएगा। दिस प्रोसेस हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल इस प्रक्रिया में ये तो होता है, ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी बाहर जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जैसे 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब बाहर जाती है तो वो लगभग 4% होती है। तो हम ये सीधा यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, तो यही तो ब्रीथिंग है। तो सी पॉइंट भी सही है। यह प्रक्रिया शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने में सहायक होती है। तो सी पॉइंट सही है और ए और सी जो है वो पहले ही ऑप्शन में सही है। बाकी जो डी ऑप्शन है, इन दिस प्रोसेस फूड ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन वो इंटरनल ब्रीथिंग का पार्ट होता है। ये सिंपल ब्रीथिंग के टर्म में हमसे पूछ रहा था, तो ए और सी जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाना है। वैसे भी चारों ऑप्शन दिए ही नहीं थे, तो कोई दो ऑप्शन ही हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने थे, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी को, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर करते हैं। बाकी ये जो फूड ब्रेक डाउन वाला है, ये भी हमने पढ़ा था ना रेस्पिरेशन में, सारी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से समझाया था, वो सब इंटरनल ब्रीथिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको यहाँ पर ये बताना है, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब पहला कथन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हम अंत श्वसन करते हैं, सांस को लेते हैं, और जो हम सांस को बाहर निकालते हैं, उच्छ्वसन करते हैं, दोनों में ही वायु में ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल देखिए नाइट्रोजन तो हम जितने अमाउंट में लेते हैं उतनी अमाउंट में ही बाहर चली जाती है। 3 गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं और उसको कम अमाउंट में बाहर रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% में हम लेते हैं और बाहर लगभग 4% में करते हैं। तो तीनों गैस लेते हैं और तीनों गैस ही बाहर करते हैं, बट उनका रेशो जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे हम इनहेल कर रहे हैं चाहे हम एक्सहेल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन दोनों में होगी। तो ये वाला पॉइंट ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर फिर गलत हो जाएंगे। इनहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं हम। एक्सहेल एयर डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, एक्सहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन भी बाहर जाती है। एक्सहेल एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें और ज़्यादा अमाउंट में होती है। तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, और ये 2 बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है, कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, है ना, जब
आप ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो आपकी पेशियों में क्रैम्प आने लगते हैं, कँपकँपाने लगते हैं आपके पैर। समटाइम आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल्स क्रैम्प, दिस रिजल्ट ड्यू टू, क्योंकि जो हमारा पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से ही हमें जो है वो क्रैम्प आते हैं। तो इसलिए हमें लंबे लंबे सांस, इसी वजह से हम लंबे लंबे सांस लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो पायरुवेट का या फिर ये बोलेंगे ग्लूकोज का, यही पायरुवेट जो है ग्लूकोज के बाद होता है। तो पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होना या ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होने की वजह से ही हमारी मसल्स में क्रैम्प आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप अपनी थ्योरी पढ़ ली है तो आप अब इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है, उसका सही सीक्वेंस बताना है जो यूरिन का पाथ होता है उसके लिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपकी किडनी होती है, वहीं पर आपका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, फिर वहाँ पर आपका यूरिन आता है, फिर वो यूरेटर के जो हमारी यूरेटर्स ट्यूब होती हैं उनके माध्यम से कहाँ पहुँचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचता है, और बाद में यूरेथ्रा के थ्रू जो है जो यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यही आपका यहाँ पर सही सीक्वेंस होने वाला है। सबसे पहले किडनी आएंगे, फिर आपके यूरेटर्स आएंगे, फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर होगा, और बाद में यूरेथ्रा के माध्यम से जो यूरिन है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही सीक्वेंस आपका हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना है, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बीइंग। ये हमने पढ़ा है क्या होता है, वो आपका यूरिया होता है। बाकी जो अमोनिया होता है ये आपका फिश जो है गैस की फॉर्म में आपका वाटर में रिलीज करती हैं, और यूरिक एसिड जो है वो आपका हमने भी पढ़ा था, स्नेक वगैरह, वर्ड वगैरह, वो जो सेमी सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट करती हैं वो क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है। तो यहाँ पर मानव के बारे में पूछ रहा था तो वो आपका यूरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, यहाँ पर फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आपका उत्सर्जन तंत्र है उसके कथनों का अध्ययन करना है, और यहाँ पर हमको एक करेक्ट ऑर्डर जो है, जो सही क्रम है उसको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस है वो किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए पहुंचते हैं। उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ, ये हमने थ्योरी में पढ़ भी लिया है, वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जाते हैं, हमारे वक्रों में जाते हैं। किडनी को हिंदी में वक्र बोलते हैं, तो हमारे किडनी में जाते हैं। तो सबसे पहले तो ई आएगा। उसके बाद देखेंगे, देखिए पहले ऑप्शन बाहर हो गया यहाँ से, और तीसरा ऑप्शन बाहर हो गया। अब आंसर आपका या तो दूसरा ऑप्शन है या चौथा ऑप्शन है, और दोनों में ही ई के बाद डी दे रखा है और फिर ए दे रखा है। तो इसका मतलब ई के बाद डी आएगा फिर ए आएगा, ये सीक्वेंस तो बन गया। तो इस तरह की अप्रोच भी आप एग्जाम में रखेंगे कि ई के बाद अब हमारा डी ही आना है, और बाकी हम जब पढ़ेंगे तो वो भी हमको डी ही दिखेगा। फिर क्या होता है, उसके बाद उपयोगी पदार्थ जो हैं वो रक्त में पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो तो रक्त में वापस चले जाते हैं। यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इन द ब्लड। तो ये बात पॉइंट हो गया। उसके बाद ए पॉइंट आ जाएगा, वेस्ट जो है वो डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, आर फिल्टर आउट एज यूरिन इन द किडनी। जो जल में घुले हुए अवशिष्ट पदार्थ हैं वो जल में घुल जाते हैं, और वक्रों में जो हमारा यूरिन होता है उसके रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तो उसके बाद ए आ जाएगा। बस अब हमको पहचानना है कि पहले सी आएगा या बी आएगा। देखिए तो पहले आपका क्या जानना है, पहले आपका यहाँ पर सी आ जाएगा। देखिए जो यूरेटर होते हैं वो यूरिन को हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाते हैं, और फिर जो यूरिन हमारा यूरिनरी ब्लैडर में होता है वो आपका यूरेथ्रा के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पहले सी आएगा फिर बी आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका सही हो जाना है। पहले फिल्ट्रेशन के लिए किडनी में पहुँचा, जो यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो ब्लड में वापस चले गए, और जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस थे वो वाटर में चले गए यूरिन की फॉर्म में। उसके बाद जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, और उसके बाद क्या यूरिन जो है वो सीधी सी बात है यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा, और यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचने के बाद लास्ट में वो आपका यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, ये भी 2 बार क्वेश्चन बना है, यहाँ पर एक ही बार लिखा है, मेंढक और केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं, यही कारण है कि दोनों जीवों की त्वचा होती है क्या। फ्रॉग और जो अर्थवर्म है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन, वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म इज, उनकी जो स्किन है इस श्वसन की वजह से ही कैसी होती है, वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। आर्द्र और श्लेष्मी होती है, चिकनी होती है, स्लिमी होती है। मॉइस्ट गीली गीली सी रहती है क्योंकि वो स्किन से ही ब्रीथ कर रहे हैं, तो पानी का एक्सचेंज हो रहा है तो इसलिए वो मॉइस्ट रहेगी, और साथ में स्लिमी रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना है। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव टर्म। नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समूचे पर हमको विचार करना है और यहाँ पर सेट ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन हमको बताना है, सही संयोजन के समूचे को हमको बताना है। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन सही बताने हैं। देखिए यहाँ पर पहला कॉम्बिनेशन ही गलत है। अब जब ए गलत है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा। कैसे गलत है ये? देखिए जो स्पर्म है वो तो आपका मेल से संबंधित है, बाकी जो अंडवाहिनी, अंड और गर्भाशय है, ओविडक्ट, एग और आपका जो यूट्रस होता है, ये फीमेल से संबंधित है। तो ये तो सही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन है ही नहीं। और जब ये सही नहीं है तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा और बी सी डी जो है वो आपके सही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें सारे या तो मेल से संबंधित है या सारे फीमेल से संबंधित है। जैसे ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट और आपका यूट्रस होता है, गर्भाशय, ये सारे के सारे फीमेल से संबंधित हैं। उसके अलावा ये जो स्पर्म है, टेस्टी है, स्पर्म डक्ट है, पेनिस है, ये सारे के सारे किससे संबंधित हैं? ये आपके मेल से संबंधित हैं। बाकी मेंसुरेशन, एग, ओविडक और आपका जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, ये आपके फीमेल से संबंधित हैं। तो ये फीमेल से, ये मेल से, ये फीमेल से, लेकिन इसमें मेल भी है और फीमेल का भी दे रखा है। इसी वजह से यही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन सही नहीं है। बाकी सारे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बी सी डी ओ जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और मुझे लगता है सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।